हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत ठीक आपका बेटा जो दूसरा अध्याय है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उस विषय पे अध्ययन करेंगे। बेटा आप जानते हैं हमने पहले चैप्टर में जो पिछली वीडियो थी उसके आधार पे आपको ये बताया था कि भारत में यूरोपीय शक्तियां व्यापार करने के उद्देश्य से आई। ठीक, तो वो यूरोपीय शक्तियां जो भारत में व्यापार करने का उद्देश्य लेकर आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहने लगी या उनकी चाहत एक व्यापार से बढ़कर भारत की राजनीतिक सत्ता हत्याना या राजनीतिक सत्ता पे अपनी पकड़ बनाना उनकी सोच में बदल गया। तो बेटा इस वीडियो में हम भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, तो आप जानते हैं पिछले वीडियो के आधार पर जो यूरोपीय शक्ति थी वो कौन कौन सी थी? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक, यानी ये यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। पुर्तगाल और डच, ठीक, दो ऐसी शक्तियां थी जो कुछ समय बाद भारत के व्यापारिक क्षेत्र से बाहर हो गई और भारत में दो शक्तियां रह गई, एक अंग्रेज और एक फ्रांसीसी। अब इस चैप्टर में जैसे कि नाम से आप जानते हैं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, इसका मतलब जो फ्रांसीसी शक्ति थी, जो यूरोपीय शक्ति थी, वो किसी कारणवश यहाँ से कहां से भारत के व्यापार से क्या हो गई होगी, बाहर हो गई होगी। क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। आप जानते हैं कि जिस समय ये यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार करने आई तो उस समय यहां पर मुगल शासन था। सत्ता बेटा किसके हाथ में थी? मुगलों के हाथ में थी। अब पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक, आपको ये मालूम है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी थी, आधारशिला रखी थी। और जिस समय ये यूरोपीय शक्तियां भारत में आई व्यापार करने के उद्देश्य से, उस समय यहाँ इस किसकी? मुगलों का शासन था। लेकिन अगर आप 18वीं शताब्दी के समय को देखेंगे तो उस समय मुगलों की सत्ता क्या हो चुकी थी? कमजोर हो पड़ रही थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। जो छोटे छोटे राज्य थे वो शक्तिशाली हो रहे थे और वो केंद्रीय शक्तियों से अपने आप को क्या कर रहे थे? अलग कर रहे थे। तो ऐसे समय जब भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ रही थी, केंद्रीय सत्ता में किसी मजबूत पक्ष का बोलबाला नहीं था, तो उस समय यूरोप के देशों ने भारत की राजनीतिक सत्ता पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। और उनमें सबसे प्रमुख थे अंग्रेज, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और उन्होंने भारत की राजनीतिक सत्ता पे क्या किया? आघात किया, चोट किया और अपने हाथों में भारतीय राजनीतिक सत्ता को ले लिया। हम लोग अंग्रेजों के उपनिवेश के रूप में, उपनिवेशी देश के रूप में बनकर रह गए। बेटा आपको ये समझना है कि उपनिवेश क्या होता है। निवेश का मतलब होता है स्थान या रहने वाला स्थान, और उप का मतलब दूसरा। ठीक, तो इसका अर्थ आप समझेंगे कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अधिकार या आधिपत्य कर लेता है तो वो राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र? कमजोर राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश बन जाता है। ठीक, और उसके जो भी संसाधन होते हैं
उन संसाधनों का उपयोग वह शक्तिशाली राष्ट्र अपने हित के लिए करता है। तो ऐसे ही भारत में भी देखने को मिला, अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेशी देश बना लिया और वो क्या करते थे, भारत के जो भी संसाधन थे उनका प्रयोग अपने हित के लिए करते थे। अब आपको आगे समझना है कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेशी राज्य क्यों बनाया। इंग्लैंड यूरोप का एक देश था और वो बहुत दूर से व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे और साथ ही साथ व्यापार के साथ साथ उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश क्यों बनाया, ऐसे कौन से कारण थे या ऐसी कौन सी उस समय परिस्थितियां थी जिनकी वजह से इंग्लैंड वासियों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को अपना उपनिवेश बनाया। तो बेटा आपको ये समझना है यहाँ पर कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेशी राज्य क्यों बनाया, यानी भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेशी राज्य की स्थापना। ठीक, तो अब ये तो आप जानते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेशी शासन बना लिया है, उपनिवेश बना लिया, लेकिन क्यों बना लिया, उसके पीछे कुछ कारण है, वो हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, ठीक, औद्योगिक क्रांति क्या है आपको ये पता होगा, ये मालूम होगा। ठीक, सबसे पहले तो आपको क्रांति का अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको शब्दों का अर्थ पता है तो उसके विषय में समझना आसान हो जाता है। तो क्रांति क्या होता है, क्रांति का मतलब होता है यदि किसी क्षेत्र में कोई व्यवस्था चल रही है तो उस व्यवस्था में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। और परिवर्तन भी ऐसा कि आप उसका स्वरूप बदल जाए। आप ये सोच भी नहीं सके कि इतने बड़े पैमाने पे परिवर्तन हो रहा, तो वो आपका क्रांति कहलाता है। अगर आपको सामान्य शब्दों में क्रांति का अर्थ समझना है तो सामान्य शब्दों में क्रांति का अर्थ कहते हैं किसी व्यवस्था में या किसी प्रचलित व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। अगर बेटा क्रांति राजनीतिक क्षेत्र में हो रही है तो उसको हम राजनीतिक क्रांति कहेंगे, अगर धार्मिक क्षेत्र में हो रही है तो धार्मिक क्रांति कहलाएगा। ठीक, और यदि औद्योगिक क्षेत्र में हो रही है तो उसको औद्योगिक क्रांति के नाम से जानेंगे, पहचानेंगे। और क्रांति का मतलब मैं अभी आप लोगों को बताया हूं, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। तो किसमें परिवर्तन, उद्योगों में। ठीक, औद्योगिक क्रांति क्या रहेगा, आपने देखा होगा पहले वस्तु का जो निर्माण होता था छोटे पैमाने पर हाथ से होता था, लेकिन फिर बहुत बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना होने लगी और उद्योगों की स्थापना से वो वस्तु किसमें निर्मित होने लगी, उद्योगों में होने लगी। तो इसको औद्योगिक क्रांति कहेंगे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। और भारत को अपना उपनिवेशी राष्ट्र भी इंग्लैंड ने बनाया था। दोनों आपको ये बहुत बारीकी से समझना है कि इंग्लैंड ने ही भारत पर अपना उपनिवेशिक शासन स्थापित किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। और औद्योगिक क्रांति वो कारण बनी कि इंग्लैंड वालों को भारत समेत बहुत सारे देशों पर अपने उपनिवेश स्थापित करने पड़े। अब औद्योगिक क्रांति में होता क्या है, औद्योगिक क्रांति में उत्पादन किया जाता है, वस्तु का उत्पादन किया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। आपको वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की भी जरूरत होगी और तैयार माल के लिए बाजार की भी जरूरत होगी।
मान लीजिए आपने कोई उद्योग लगा लिया, किसी उद्योग की स्थापना कर ली, तो उद्योग में आप कोई वस्तु तैयार करेंगे, कोई वस्तु का निर्माण करेंगे, तो वस्तु का निर्माण के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे पूंजी भी चाहिए, आपको स्थान, बड़ा स्थान भी चाहिए, आपको यातायात के विकसित साधन भी चाहिए, आपको श्रम की भी आवश्यकता होती है, आपको ऐसा बाजार भी चाहिए जहां आपका माल बिक सके। तो इंग्लैंड एक यूरोप का राष्ट्र था, वहां पे उद्योग क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। किसी वस्तु का निर्माण किससे हो रहा था? मशीनों से हो रहा था। उसके लिए श्रम की जरूरत थी, कच्चे माल की जरूरत थी, और साथ ही साथ निर्मित माल के लिए बाजार की जरूरत थी, और वो सारी चीजें भारत में पूरी हो रही थी। ठीक, भारत में जनसंख्या भी अधिक थी, तो श्रम भी आपको